हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर 4 +2 क्लास और +2 क्लास के लिए हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और इसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर था दैट इज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टूल्स। हम टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और एक टूल हमने यहाँ पर डिस्कस किया था दैट इज एंजाइम्स। जो मेन टूल होता है हमने यहाँ पर एंजाइम्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा इस लेक्चर के, तो वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलिए, आज का जो सेकंड टूल है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेक्टर। जैसे वेक्टर क्या होता है एक्चुअली, जैसा कि हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसकी हेल्प से हम जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको क्लोन भी कर सकते हैं और उसको ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू द होस्ट। इट्स जस्ट लाइक जैसे कि हमारे पास जो मलेरियल पैरासाइट है इट इज कैरिड बाय द मॉस्किटो। इसको कौन कैरी करता है? मॉस्किटो कैरी करता है। तो मॉस्किटो क्या हुआ, वहां पे एक वेक्टर हो गया। किसका? प्लाज्मोडियम ए मलेरियल पैरासाइट का। वहां पर वो वेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है ना। लेकिन वो अपने अंदर उसको क्या करता है? मल्टीप्लाई भी करता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। तो भी इसको क्लोन भी कर रहा है मलेरियल पैरासाइट को, तो वो क्लोनिंग वेक्टर का काम वहां पे करता है। लेकिन वो एक वेक्टर ही काउंट होगा वहां पे। लेकिन जब हम यहां पर जो टूल की बात करेंगे दैट इज क्लोनिंग वेक्टर, ये क्या है? इट इज जस्ट लाइक ए यू कैन से मॉस्किटो। जो मैंने बात की है ये उसी की तरह है, एक तरह से वेक्टर है जो क्या काम करता है? वेक्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल, ये डीएनए मॉलिक्यूल ही होंगे एंड दैट कैन कैरी फॉरेन डीएनए, जो एक फॉरेन डीएनए को अपने साथ कैरी करेंगे एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। और जब इनको हम होस्ट में डाल देंगे वेक्टर को, तो वो उसको क्या करेंगे? रेप्लिकेट करेंगे, उसकी मल्टीपल कॉपीज वहां पर वो बनाते हैं। फिर बात आती है कि जो वेक्टर होंगे वो कितनी तरह के हो सकते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास मेनली 5 तरह के वेक्टर्स हैं जो हम देखते हैं नॉर्मली। वेक्टर तो वैसे बहुत सारे हैं, जो मेन हैं जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज में भी प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड बच्चों जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, कि जो अपने आप रेप्लिकेट होता है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है। कि जो बैक्टीरिया है हमारे पास, कि सपोज हमारे पास ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन यहां पर इसमें एक सर्कुलर ऑटोनोमसली ऐसे एक प्लाज्मिड, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड, ये एक प्लाज्मिड है। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है ना। ये इसका बैक्टीरिया का क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, इट इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए हो गया है। नाउ फिर बात करते हैं दूसरा हमारे पास जो वेक्टर हो सकता हुआ है बैक्टीरियोफाजिस। और बैक्टीरियोफाज क्या होती है बच्चों? कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे, ठीक है ना, वो भी एज ए वेक्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, तो ये भी वेक्टर की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। दूसरा है हमारे पास प्लाज्मिड्स। दीज आर टाइप ऑफ द हाइब्रिड प्लाज्मिड। भी प्लाज्मिड हैं लेकिन उनको हमने मॉडिफाई कर दिया, इसलिए हाइब्रिड प्लाज्मिड होती हैं। दैट कंटेन ए लैम्बडा फाज, इसके अंदर एक लैम्बडा फाज होगी और जिसको हम कोस सीक्वेंस कहते हैं। तो कोस सीक्वेंस क्या है? कोस सीक्वेंसेस आर 200 बेस पेयर लॉन्ग। ये क्या होते हैं? 200 बेस पेयर्स लॉन्ग होंगी एंड असेंशियल फॉर पैकेजिंग। पैकेजिंग होता है कि किसी चीज को पैक करना, उसको रैप करना, तो उसमें ये हेल्पफुल होती हैं। फोर्थ है फिर हमारे पास ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, जिसको हम याक्स बोलते हैं। एक्चुअली यहां पर क्या है कि जो जेनेटिकली इंजीर्ड क्रोमोजोम्स होते हैं डराइव्ड फ्रॉम द डीएनए ऑफ द ईस्ट। कि ईस्ट क्या है? एक फंगस का नाम है जो यूनिसेलुलर फंगस होती है, तो उसके अंदर से हमें ड्राइव किया है डीएनए को। इज देन लाइगेटेड इनटू द बैक्टीरियल प्लाज्मिड। उसको हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर मीन्स कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ईस्ट है आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स, ये एक तरह का ऐसा है कि क्रोमोजोम होता है जो हमने डीएनए से ड्राइव किया है किसके? ईस्ट के, और उसको हम फिर लाइगेट करते हैं किसमें? बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ उसको हम बाइंड करते हैं और उसकी मल्टीपल कॉपीज वहां पर बना सकते हैं। दूसरा है हमारे पास इसी तरह बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स, जिसको हम बैक के नाम से जानते हैं, इज एन जेनेटिकली इंजीर्ड डीएनए मॉलिक्यूल विच इज यूज्ड टू क्लोन डीएनए सीक्वेंस इन द
बैक्टीरियम सेल। तो ये भी क्या करता है, हम क्लोन कर सकते हैं उन सीक्वेंसेस को यहाँ पर क्लोन करने के लिए। तो ऑल दीज आर द यू कैन से वेक्टर्स विच आर यूज्ड। लेकिन इसमें से जो दो वेक्टर हैं, एक तो हमारे पास प्लाज्मिड है और दूसरा हमारे पास ये बैक्टीरियोफाजिस हैं। दीज आर यू कैन से वाइडली यूज्ड इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक प्लाज्मिड है, दूसरा बैक्टीरियोफाज है। ये दो मेन यू कैन से वेक्टर्स हैं विच आर यूज्ड इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो प्लाज्मिड वेक्टर होता है ये क्या है। ये तो आपने देख लिया कि प्लाज्मिड्स दे आर फाउंड इन द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर ये क्या होते हैं, सेल्फ ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ये, ठीक है ना। देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि ये जो सेल है, इस सेल की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए का कोई रोल नहीं है। लेकिन इस होस्ट के लिए में जिसके अंदर ये प्लाज्मिड अवेलेबल है, इस होस्ट के लिए इसका बेनिफिट क्या होता है कि सिंपली जो प्लाज्मिड होगी इसके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होते हैं। तो इसका मतलब ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है टू द पर्टिकुलर होस्ट जिसके अंदर ये प्लाज्मिड्स होती हैं। तो चलिए जो प्लाज्मिड वेक्टर हैं दे आर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विलियम हेस एंड द जोसेफ लेडबर्ग इन 1952 कि सबसे पहले जो प्लाज्मिड वेक्टर डिस्कवर किया था ये दो साइंटिस्ट है, विलियम हेज एंड जोशुआ लेडरबर्ग, इन्होंने 1952 के अंदर एक्सट्रैक्ट किया था। एंड दे फाउंड नेचुरली अकरिंग इन द मैनी बैक्टीरिया, कि ये जो प्लाज्मिड थे दे आर नेचुरली अकरिंग, दे फाउंड नेचुरली प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। अब जो प्लाज्मिड मॉलिक्यूल है दे मे बी प्रेजेंट एज 1 or 2 कॉपीज इन और इन द मल्टीपल कॉपीज 500 to 700 इनसाइड द होस्ट सेल। कि जैसे हमने यहाँ पर ये हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, ओके, इस बैक्टीरिया के अंदर हमने क्या बोला कि एक प्लाज्मिड है, इनके एक कॉपी इसकी प्रेजेंट है। तो ये एक भी हो सकती है, ये दो भी हो सकती है, और ये कुछ होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, कुछ बैक्टीरिया के अंदर या ये 500 से 700 के करीब प्लाज्मिड्स वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। तो क्रोमोजोम नंबर मैटर करता है कि जिसका यू कैन से कॉपी नंबर, सॉरी ये जो कॉपी नंबर है ये बहुत मैटर करता है। हम उसी वेक्टर के लिए जाएंगे जिसका कॉपी नंबर ज़्यादा हो। तो 500 to 700 के बीच में इनका नंबर मल्टीपल कॉपीज नंबर हो सकता है, जिसको हम कॉपी नंबर कहते हैं। नाउ द नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड हैव बीन मॉडिफाइड टू सर्व एज द वेक्टर इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, जो नेचुरली अकरिंग ये वेक्टर है या प्लाज्मिड है जो इसको हम मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद हम इसे एज ए वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। ओके, देखिए जो हमारे पास PBR32 है ये एक आइडियल प्लाज्मिड होती है जिसका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पे इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, सबसे पहला आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर यही है जो साइंटिस्ट ने तैयार किया है। एंड बोलिवर एंड रोड्रिग्विच they have you can say constructed this PBR322, इन दोनों ने मिलके इसको कंस्ट्रक्ट किया है, इस आर्टिफिशियल यू कैन से क्लोनिंग वेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया है इन 1977 एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन द जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स। इसको बहुत लार्ज स्केल पे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये एक आपके पास एक आउटलाइन स्केच है इस प्लाज्मिड का कि इसमें डिफरेंट एरियाज होते हैं। PBR32 में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ओराई है, ठीक है ना, PBU सेकंड है, रोप जीन्स होते हैं, SAL1 है, BAMH1 है, ये सारी कह दी जाता रेस्ट्रिक्शन साइट्स, जिन एरियाज को कट करके हम यहाँ पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर लाइगेट कर सकते हैं। तो ये एक जनरल आउटलाइन स्ट्रक्चर है किसका, प्लाज्मिड का। इसको भी स्टडी करेंगे, इसके जो फीचर्स होंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको भी 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो प्लाज्मिड होगी और एक आइडियल प्लाज्मिड क्यों बोला गया है, किसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं जो ये पोजेस करती है। चलिए देखिए इनको तो हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमने PBR32 का मतलब क्या है, कि हमने इसको नाम PBR32 क्यों दिया। देखिए यहाँ पर जो P स्टैंड करता है किसके लिए, कि एक प्लाज्मिड है, क्या है ये, एक प्लाज्मिड है BR, जिन्होंने इसको बनाया है बोलिवर एंड रोड्रिग्विज। और 322 यहाँ पर एक नंबर होता है जो इस PBR32 को डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द अदर प्लाज्मिड। जैसे कि हमारे पास PBR 325 है,
PBr327 है। तो दैट मीन्स दीज आर द अदर्स यू कैन से प्लाज्मिड्स विच आर यू कैन से प्रिपेयर्ड इन द सेम लेबोरेटरी। तो अदर प्लाज्मिड से डिस्टिंग्विश करने के लिए ये नंबरिंग ऐसे दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि अब हमारे पास डिफरेंट जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो क्वालिटीज होती हैं, जो फीचर्स होते हैं, एक वेक्टर के फीचर्स कितने होते हैं, उनको जरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फीचर है फिर फैक्टर्स और यू कैन से फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इन टू ए वेक्टर। कि एक वेक्टर में अगर क्लोनिंग करनी है तो उसके लिए एक प्लाज्मिड के पास क्या क्या फीचर होने चाहिए, एक वेक्टर के पास क्या क्या फीचर होने चाहिए सो दैट क्लोनिंग कैन बी डन इन ए वेक्टर। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। टोटल हम यहाँ पर 4 फीचर स्टडी करेंगे, जिसमें पहला फीचर है हमारे पास कि एक वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, ओराई होना चाहिए। ओराई मीन्स ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको हम कहते हैं, और ये एक ऐसी स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है डीएनए के अंदर और यू कैन से डीएनए बेसिस के अंदर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन। कि जो इनिशिएट करती है रेप्लिकेशन को, ये वो डीएनए सीक्वेंस होती है विच शुड बी प्रेजेंट इन द वेक्टर, कि वेक्टर के अंदर वो होनी ही चाहिए। और ये याद रखना कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक में ओराई 1 होता है नंबर, मीन्स 1 ओराई इन प्रोकैरियोटिक सेल, मोस्टली एक ही ओराई होता है। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं, इन यूकैरियोटिक मोर देन 1 होती है, मीन्स एक से ज़्यादा, एक हो सकती है, 2 हो सकती है, मे बी 3 हो सकती है। फिर दूसरा क्या काम कर सकते हैं ओराई पे, एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस, जब हम इस सीक्वेंस पे अपना एलियन डीएनए बाइंड करेंगे, इट कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट, और ये वहां पर उसको रेप्लिकेट कर सकती है। नाउ ओराई आल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, की जो हम यहां पर डीएनए लिंक करेंगे, एलियन डीएनए लिंक करेंगे, उसका कॉपी नंबर कितना होगा वो भी ये ओराई उसको कंट्रोल करता है। जैसे आपको दिखाएगा कि ये सपोज हमारे पास क्या है, एक प्लाज्मिड है PBr32। अभी हमने इसका डायग्राम देखा तो इस रीजन में यहां पर हमारे पास ओराई ऐसे दिखाया गया। तो ओराई क्या है, ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मींस ये क्या करता है, ये इनिशिएशन करता है किसकी, इसकी रेप्लिकेशन को ये स्टार्ट करता है यहां से। दूसरा, कोई एलियन पीस ऑफ डीएनए हम यहां इसको कट करके यहां से एलियन पीस ऑफ डीएनए इसके साथ बाइंड कर सकते हैं और उसका कॉपी बना सकते हैं, उसको हम क्लोन यहां पर कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द फर्स्ट फीचर ऑफ द वेक्टर टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इन ए वेक्टर। दूसरा फीचर होता है सिलेक्टेबल मार्कर, कि जब हम एलियन पीस ऑफ डीएनए लगाएंगे प्लाज्मिड के अंदर तो हम उसको पहचानेंगे कैसे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए जिसकी वजह से, जिसके अंदर हमने रिकम्बिनेंट अपना डीएनए पीस ऑफ लगाया है या अपना डिजायर्ड जीन एंटर किया है या लाइगेट किया है, उसको पहचानोगे कैसे। तो उसके लिए हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर क्या काम करेंगे, हेल्प टू सेलेक्ट द होस्ट सेल विच कंटेन द वेक्टर और यू कैन से ट्रांसफॉर्मेंट एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसीजर बाय विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बैक्टीरियल होस्ट। की एक प्रोसीजर है। सपोज करो ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है, ठीक है ना, ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है और यहां पर हमारे पास रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं 2। सपोज ये है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, अपना डीएनए लाइगेट करते हैं। इस एरिया में हम अपना डीएनए यहां पर लगा देते हैं, अपना पीस ऑफ डीएनए हमने लगा दिया। दिस इज एलियन डीएनए, बाहर से हमने लगा दिया है, ठीक है ना। तो अब यहां पर जब हमने इसको बाइंड किया तो अब ये जो प्लाज्मिड बन गई, ये क्या बन गई है, ये रिकम्बिनेंट बन गई है। क्या बन गया, रिकम्बिनेंट। क्यों, ये प्लाज्मिड के साथ हमने एलियन डीएनए लगा दिया यहां पे, एलियन डीएनए। ओके, फिर हम इसको क्या करते हैं, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये जो ई कोलाई बनी, ये क्या बन गई, ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बन गई है, ये ट्रांसफॉर्मेंट। नाउ
जीन एनकोडिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, जैसे लाइक एम्पिसिलिन है हमारे पास, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है एम्पिसिलिन के खिलाफ, क्लोरोएम्फेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है, आर यूजफुल मार्कर्स टू ई कोलाई। कि जैसे हमने बोल दिया कि हमारे पास ये जो प्लाज्मिड है हमने होस्ट में डाल दिया ई कोलाई के अंदर, तो अब ई कोलाई क्या बन गया हमारे पास, ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेंट बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो एलियन पीस ऑफ डीएनए हमने डाला है तो उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेट हो गया, लेकिन इसके अंदर एक जीन प्रेजेंट है जो कोड करता है किसके लिए, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन है, या इसके अंदर दूसरा क्लोरोएम्फेनिकोल हो सकता है, या टेट्रासाइक्लिन हो सकता है, या कैनामाइसिन। लेकिन जब हम प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इस प्लाज्मिड जो पीबीआर 322 की अगर हम बात करें, यहां पर एक होता है टेट्रासाइक्लिन जीन रेसिस्टेंस और दूसरा होगा एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन यहां पर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करते हैं, वो सेलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं। द नॉर्मल ई कोलाई डू नॉट कैरी रेसिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। तो जो नॉर्मल ई कोलाई होगा उसके अंदर इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं होगा। अब बात आती है कि आप इसको पहचानोगे कैसे, फ्रॉम द यू कैन से ट्रांसफॉर्मेंट एंड द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसके लिए हमने बच्चे क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रो करके देखना पड़ेगा कि सपोज हमारे पास ये ई कोलाई है, ठीक है ना, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है, क्या ये ट्रांसफॉर्मेंट है, इसको हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेट से पहचानना है। तो हम ये देखते हैं बच्चों की हमारे पास जिस एरिया में हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए हमने बाइंड किया है वहां पर एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन, कि जब हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए ऐड किया तो इस प्लाज्मिड ने क्या किया, यहां से टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंस खो दिया, बट स्टिल इट कैन बी आइडेंटिफाइड, क्योंकि ये एम्पिसिलिन के खिलाफ अभी भी यू कैन से इसके अंदर रेसिस्टेंस है। तो जब हम इस ई कोलाई को ग्रो करेंगे, ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम, इसको कल्चर करेंगे हम इस एम्पिसिलिन मीडियम में, तो ये क्या करेगी, वहां पर ग्रो करेगी। लेकिन अगर हम इसे टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे लेके जाएंगे तो यहां पर ये डू नॉट ग्रो। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एम्पिसिलिन मीडियम पे अभी भी ग्रो कर पा रही है, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेट होगा, और जो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट ही होगा। क्योंकि हम ये देखिए यहां पे ई कोलाई ने यहां पर लूज कर दिया है, क्या, यहां पर रेसिस्टेंस लूज कर दिया है इसने टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो अब जो ई कोलाई है, जो ट्रांसफॉर्मेंट है, इट डू नॉट ग्रो ऑन द टेट्रासाइक्लिन कल्चर बट इट कैन ग्रो ऑन द एम्पिसिलिन कल्चर बिकॉज इट स्टिल बियरिंग द एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस। इसके पास अभी भी एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस प्रेजेंट है। तो ये है बच्चों हमारे पास, इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, एज हम पहचान सकते हैं, इनको सिलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तीसरा फीचर आता है फिर हमारे पास, क्लोनिंग साइट्स वेक्टर के पास होनी चाहिए। अब ये क्लोनिंग साइट क्या है, इनको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट्स। क्लोनिंग साइट का मतलब है कि जैसे हमने यहाँ से यहाँ पर डीएनए इंसर्ट किया है, तो डीएनए इंसर्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि ये क्या थी, ये एक रिकॉग्निशन साइट थी, जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पे बैम H1 रिस्ट्रिक्शन साइट थी यहाँ पे। एक ये स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। दूसरा इस रीजन में एक होती है साल 1, इस तरह इस रीजन में यहां पर होगी PSU1, इसी तरह यहां पर होगी PST। दीज ऑल आर रेस्ट्रिक्शन साइट्स, जहां पर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इनको कट करेगा और हम इन एरियाज में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट और यू कैन से alien piece of DNA can be bind here. To link alien piece of DNA, vector require few recognition sites. Mostly सब में एक ही हम इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली एक ही होते हैं for the restriction enzyme to work. अब बात करते हैं कि एक से ज्यादा का फायदा क्यों नहीं, हम सिंगल के लिए क्यों जाते हैं, बिकॉज अगर एक से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, more than one recognition sites within the vector कैन कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। वो जीन क्लोनिंग को क्या कर सकती है, कॉम्प्लिकेट कर सकती है। क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सेवरल फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे। तो अगर हम लाइगेट करना चाहते हैं एलियन पीस ऑफ डीएनए, लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए कैन कैरिड आउट एट restriction site present in one of the
टू एंटीबॉडिक रेसिस्टेंस जी। जैसे मैंने प्लाज्मिड में 322 में आपको यही करके दिखाया अभी, क्योंकि जो क्लोनिंग साइट है, जो मार्कर हमने बात की है, वो हम लगाएंगे कहाँ पे, क्लोनिंग साइट्स पे ही। आप देखिए यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन था, यहाँ पर एम्पिसिलिन है, तो हमने क्या काम किया, अपना जो एलियन डीएनए है, BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन साइट है, SAL1 रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए वहीं पर बाइंड करना है जहां पर दोनों में से एक जीन हो, या तो हम यहां करेंगे या फिर यहां पे करेंगे। जैसे सपोज हमने यहां पे कर दिया, अब ये सेगमेंट यहां से निकल गया और हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए यहां पर लगा दिया, तो जब ये सेगमेंट यहां से निकला है तो उसके साथ साथ टेट्रासाइक्लिन के लिए इस प्लाज्मिड ने रेसिस्टेंस खो दिया। ओके, लेकिन स्टिल यहां पर एम्पिसिलिन की रेसिस्टेंस है, जो हमें मदद करेगा इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को पहचानने में फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो इकोलाई होगा उसके पास वो एंटीबॉडिक रेसिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं होगा। चलिए लास्ट बचता है फीचर हमारे पास, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ कम टू द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर, और यू कैन से to facilitate the cloning in a vector, that is vectors for cloning genes in plants and animals। देखिए सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए फॉर क्लोनिंग जीन्स, ठीक है ना। इन प्लांट्स और एनिमल सेल्स में क्लोनिंग को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, हमारे पास ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसको हम टीआई प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, कि ये एक प्लाज्मिड है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग, कि ये ट्यूमर क्रिएट कर सकती है, ट्यूमर काज कर सकती है, ट्यूमर इंड्यूस कर सकती है, विच इज प्रेजेंट इन द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एंड यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर। तो इस प्लाज्मिड को हम एक क्लोनिंग वेक्टर की तरह इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है, ये एक पैथोजन है किसका, सेवरल डाइकोट्स प्लांट्स का। डाइकोट प्लांट्स में ये डिसीज काज करता है। डिसीज कैसे काज करता है कि इट डिलीवर्स इट्स पीस ऑफ डीएनए, ये अपना पीस ऑफ डीएनए जिसको हम कहते हैं टी डीएनए, एज ए टी डीएनए, ठीक है ना, डिलीवर करता है, विच ट्रांसफर नॉर्मल सेल इनटू ट्यूमर सेल, कि ये एक नॉर्मल सेल को एक ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ने अपना डीएनए, जिसको हमने क्या बोला, टी डीएनए, ट्यूमर क्रिएटिंग डीएनए जिसको हम बोल रहे हैं, वो नॉर्मल सेल को ट्रांसफॉर्म कर देगा किसमें, ट्यूमर सेल में। अब जो ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है इंड्यूस्ड बाय द टीआई प्लाज्मिड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टीआई प्लाज्मिड ही इंड्यूस करती है ट्यूमर को। नाउ एज जीन ट्रांसफर अकर्स विदाउट ह्यूमन एफर्ट, द बैक्टीरियम इज कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द प्लांट, क्योंकि यहाँ हमारा कोई एफर्ट नहीं है कि यहाँ पर जो प्लाज्मिड है या जो टीआई इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है हमारे पास, या जो ट्यूमिफेशियन बैक्टीरियम है इसके अंदर जो प्लाज्मिड पाई जाती है, उसके अंदर ये क्वालिटी है नेचुरली कि वो अपना टी डीएनए ट्रांसफर कर सकती है इनटू नॉर्मल सेल, और उस नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट कर रही है, वो ट्यूमर सेल में। तो यहाँ पर ह्यूमन एफर्ट नहीं है, तो ये एक नेचुरल यू कैन से हमारे पास एक जेनेटिक इंजीनियर हमें मिल गया है। तो इसलिए इसकी इस क्वालिटी को हम एज ए वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ट्यूमिफेशियन जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम, इट इज मॉडिफाइड, इसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि एक पैथोजन है, डिसीज काज करता है, तो इसकी जो डिसीज काजिंग जो क्वालिटीज है उनके हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इसको हमें डिसआर्म करना पड़ेगा, इसकी पैथोजेनिसिटी को डिस्ट्रॉय करके इसे हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था केस प्लांट्स का। सिमिलरली अगर हम एनिमल्स सेल्स की बात करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, वहां पर हमारे पास रेट्रोवायरसेस होते हैं, और भी होते हैं रेट्रोवायरस के पास, हमारे पास एडिनोवायरसेस भी होते हैं, इसी तरह हमारे पास दूसरे पैपिलोमा वायरसेस होते हैं, वायरसेस। अब सबसे पहले तो रेट्रोवायरस समझ लेते हैं, रेट्रोवायरस है क्या। एक्चुअली ये ऐसे वायरस होते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से
वायरल डीएनए बना लेते हैं। मीन जिनका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है ना, जैसे जो वायरसेस हैं, वायरसेस का क्या होता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और ये इस आरएनए की मदद से क्या बना लेते हैं, ये डीएनए बना लेंगे। डीएनए कैसा मीन्स वायरल डीएनए बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि इनके अंदर एक एंजाइम मिलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिससे आरएनए से डीएनए बना देंगे और इस डीएनए को फिर ये इनकॉर्पोरेट करेंगे होस्ट के अंदर, जैसा कि ये ह्यूमंस के अंदर भी करते हैं, डिसीज काज करते हैं। इसका मतलब कि ये नॉर्मल सेल को चेंज कर सकते हैं, कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एड्स का वायरस भी हम देखते हैं, वो भी एक रेट्रोवायरस है, वो नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो वायरल सेल में उसको कन्वर्ट, फैक्ट्रीज वहां पर खोल देता है। तो इसी क्वालिटी को हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बना के उस डीएनए को इनकॉर्पोरेट करता है इनटू द होस्ट डीएनए। तो इस क्वालिटी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए वेक्टर। सो रेट्रोवायरस आर यूज्ड टू कैरी डिजायर्ड जीन्स इनटू द एनिमल सेल, क्योंकि हम एनिमल सेल में अपना डिजायर्ड जीन इनके साथ रेट्रोवायरस के डीएनए के साथ बाइंड करके हम भेज सकते हैं। लेकिन कब? बाय डिस्ट्रॉइंग देयर पैथोजेनिसिटी, की इनकी जो डिसीज काजिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो दिस इज अबाउट द ऑल फॉर टुडे। और अगला जो लेक्चर होगा बच्चों, वो हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कि हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर हो जाता है, मीन्स हमने वेक्टर के साथ अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए अटैच कर दिया है और उस वेक्टर को हमने डाल दिया होस्ट के अंदर। अब होस्ट हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेंट। तो एक जो स्ट्रेटजी है कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से पहचानेंगे, और ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। फिर एक आसान सी प्रोसेस कलर बेस्ड खोजेगी, उसके बारे में अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बच्चों आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। सो अगले लेक्चर की इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।